अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्रार है और आज हम आपसे 12 टिप्स की बात करेंगे आइल्स से रिलेटेड, जो कि आपको आइल्स के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। और ये ऐसे टिप्स हैं जो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि आपको तैयारी में मदद करेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो चलते हैं आज के इस आइल्स के प्रिपरेशन में पहले पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले नो योर टेस्ट वेल। आपको टेस्ट के बारे में अच्छे से जानना है। अगर आपको टेस्ट के बारे में सही से आइडिया नहीं है, तो आप इस टेस्ट में अच्छा नहीं कर सकते। नाउ टेस्ट को अच्छे से बारे में जानने का क्या मतलब है? इसमें कितने सारे स्किल्स चेक किए जाते हैं? इसका फॉर्मेट क्या होता है? टाइमिंग क्या है? और किस तरह से इसकी मार्किंग की जाती है? तो सबसे पहले पॉइंट पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं स्किल्स। जैसा कि आप जानते हैं आइल्स में 4 स्किल चेक किए जाते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये आपको जानना ज़रूरी है। इसके अलावा इसका फॉर्मेट क्या होता है? हर स्किल में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अगर आपको ये आइडिया नहीं है, तो फिर इम्तिहान में या एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर सकते। हर क्वेश्चंस के लिए या हर टास्क के लिए कितना टाइम होता है? टाइम का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, टाइम को मैनेज अच्छे से नहीं किया, तो फिर अ, टाइम आपको कम पड़ेगा और फिर आप आंसर अच्छे से नहीं कर पाएँगे। स्कोरिंग किस तरह से होता है, ख़ास करके लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो आसान है क्योंकि हर एक करेक्ट पॉइंट्स पे आपको 1 मार्क मिलता है। लेकिन स्पीकिंग एंड राइटिंग में किस तरह से स्कोरिंग किया जाता है, मार्किंग का क्या क्राइटेरिया है, इसको थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है, ताकि उन चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखते हुए टेस्ट दें। दूसरा जो पॉइंट है, आपकी अंग्रेज़ी की लेवल क्या है, वो जानना ज़रूरी है। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है, तो फिर आपको ये पता करना ज़रूरी होगा कि आपकी अंग्रेज़ी का लेवल क्या है, आप कितना जानते हैं और कितना जानने की ज़रूरत है। यानी कि आपको गैप देखना होगा, कितना मुझे पता है कितना जानना ज़रूरी है उस बैंड के लिए, जिस बैंड के लिए आपने तैयारी कर रखा है या जो आप अचीव करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में ज़्यादातर 4 लेवल में डिवाइड किया जाता है कि इंग्लिश किसकी कितनी अच्छी है। बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, प्रोफिशिएंट। बिगिनर जिसको बेसिक इंग्लिश आती है, इंटरमीडिएट उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, एडवांस्ड यानी कि 80-90% ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफिशिएंट मतलब स्किलफुल है, एफर्टलेस इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेज़ी में ज़्यादा परेशानी नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, सेट अचीवेबल गोल्स। आपको इस तरह से गोल रखना है जो अचीव करना पॉसिबल हो, जो मुमकिन हो। अगर आपकी अंग्रेज़ी की जनरल इंग्लिश की लेवल जैसे बेसिक है और आप 9 बैंड अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। सबसे पहले आपको जनरल इंग्लिश अच्छी करनी होगी, फिर आप हायर बैंड्स के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मेरी अंग्रेज़ी की लेवल क्या है और मुझे कितना बैंड चाहिए। अगर डिफ़रेंस कम है दोनों में, तो आप मेहनत करके गैप को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफ़रेंस ज़्यादा है, तो फिर आप गोल जो है, टारगेट जो है, ज़्यादा ना रखें। मतलब अगर अंग्रेज़ी की लेवल आपकी इंटरमीडिएट है, तो 7 6-7 आप पा सकते हैं। अगर एडवांस्ड है, प्रोफिशिएंट है, देन यू कैन एम फॉर 8 एंड 9 बैंड स्कोर।
हर बैंड की रिक्वायरमेंट क्या है और किस स्किल के लिए। जैसे लिसनिंग में अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए, तो लिसनिंग के सब स्किल्स और स्किल्स आपको आती है या नहीं? जैसे लिसनिंग फॉर डिटेल, अ, लिसनिंग फॉर मेन आइडिया, यानी कि आप एक कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, तो आप इतना अंदाज़ा कर पा सकें कि ये लिसनिंग जो है किस चीज़ के बारे में है। या फिर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हों, तो या किसी का नाम या कोई जगह का नाम या कोई पर्टिकुलर ईयर का नाम, तो आप उसको वो कर सकते हैं कि नहीं, पहचान सकते हैं या नहीं। इसको बोलते हैं लिसनिंग फॉर डिटेल्स। या फिर रीड बिटवीन द लाइन्स आपको आती है या नहीं? यानी कि रीडिंग में आपको स्किमिंग आती है या नहीं? यानी कि एक आपने टेक्स्ट पढ़ा, तो उसका जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में, व्हाट इज़ इट अबाउट? उसके बाद से स्कैनिंग भी आनी चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, तो आप उसे लोकेट आसानी से कर पाएँ। रीड बिटवीन द लाइन्स मैंने पहले बताया ही। उसके बाद स्पीकिंग में आपकी क्वेश्चन समझने की सलाहियत कितनी है और फिर उसको रिस्पॉन्ड आप किस तरह से करते हैं। जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो क्या एफर्टलेस है या बहुत प्रॉब्लम होती है? राइटिंग में किस तरह से आप अ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्या एक कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग आप प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं? फॉर्मेट का आपको अंदाज़ा है या नहीं? लिंकर्स किस तरह से यूज़ होता है? ये सब आपको अगर अंदाज़ा है, तो आप राइटिंग में अच्छा कर सकते हैं। फॉर्मेट का जानना, लिंकर्स का यूज़, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को कैसे टॉपिक सेंटेंस के साथ शुरू करते हैं, उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या-क्या होना चाहिए, किन-किन चीज़ों का ज़रूरी है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब 5th पॉइंट की बात करते हैं। आपको हर स्किल में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि फिर आप उसी तरह का स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैचिंग एक्टिविटी के लिए क्या करना होगा, ट्रू एंड फॉल्स को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, येस, नो, नॉट गिवन है तो कौन सी स्ट्रैटेजी या किस तरह का टेक्निक हमें इस्तेमाल करना होगा। अगर मैप है, तो किस तरह से हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, तो हम कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इसका नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, इस तरह की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। 6 पॉइंट है, स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। सब स्किल्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटजीज़ है, सब स्किल्स है, क्योंकि हर सवाल को टैकल करने के लिए अलग-अलग आपको सब स्किल या स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे रीडिंग में स्किमिंग एंड स्कैनिंग, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ताकि आप क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए आप चीज़ों को समझ पाएँ कि ओवरऑल मीनिंग क्या है। क्वेश्चंस को आपको एनालाइज़ करना आना होगा, ये भी एक तरह का सब स्किल है, कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें किस तरह का हमें आंसर करना होगा। और फिर ओवरऑल एक स्टेटमेंट पढ़ के आप उसकी मीनिंग को समझ पाएँ। 7th पॉइंट जो है, वो ये है कि आप फ़ैमिलियर हो जनरल टॉपिक्स और आपकी ओवरऑल वोकैब्युलरी अच्छी हो, ताकि एक सिंपल सा टेक्स्ट पढ़ें, तो आप आसानी से समझ पाएँ। अब वो जनरल टॉपिक्स क्या हो सकता है, जैसे आपके स्पोर्ट्स के बारे में आइडिया हो, एनवायरनमेंट के बारे में आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी होगा यहाँ पे कि आइल्स जो है, इसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। इसमें आपके स्किल्स चेक किए जाते हैं कि आपके पास जो स्पीकिंग स्किल्स है या रिटन स्किल्स है या रीडिंग स्किल्स है या लिसनिंग एबिलिटी है, वो कितनी अच्छी है। तो ये कॉमन टॉपिक्स के बारे में आपको आइडिया हो, तो ख़ास करके स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपके पास आइडियाज़ है बेसिक लेवल पे और फिर आपके पास वर्ड्स हैं, वोकैब्युलरी, क्योंकि वर्ड्स
कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस वोकैब्युलरी के ज़रिए करते हैं। तो आपके पास अगर स्पोर्ट्स या एनवायरनमेंट या कल्चर या जॉब्स, एजुकेशन के बारे में आइडिया है, इसका मतलब आपको बहुत सारे वर्ड्स भी पता है। अगर नहीं है, तो आप इंटरनेट पे या मैगज़ीन से या बुक्स या न्यूज़पेपर में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ें, वो बहुत हेल्प करेगा। 8वाँ पॉइंट है, वो आपको अपनी स्पीड रीडिंग और राइटिंग की बढ़ानी होगी। आप रोज़ाना 20 मिनट्स या 30 मिनट्स किसी बुक को रीड करें, वो बुक जो आप पसंद करते हो। जो भी किताबें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर के बारे में इंटरेस्ट हो तो कंप्यूटर के बारे में पढ़ें। किसी और चीज़ के बारे में जैसे स्पोर्ट्स के बारे में इंटरेस्ट है, रीडिंग करें। रीडिंग से क्या होता है वो आपके आई स्पैन और वो अ, जो आइज़ की मूवमेंट है वो स्पीड आपको बढ़ाएगी। राइटिंग में भी लिखने की प्रैक्टिस करें ताकि आप जल्दी लिख पाएँ क्योंकि टाइम बहुत बड़ा एक मसला होता है। तो आपकी अगर रीडिंग स्पीड अच्छी है, राइटिंग स्पीड अच्छी है, इट विल हेल्प यू सेव योर टाइम एंड एनर्जी। और अगर रीडिंग अच्छी है और अ, ज़्यादातर क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए पूरी टेक्स्ट को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पूरे पैसेजेस को। आप क्वेश्चन पढ़ें, उसमें जो कीवर्ड्स है उसको हाइलाइट करें। अब उसी कीवर्ड से रिलेटेड या तो सेम वर्ड्स या फिर पैराफ्रेज़ या सिनोनिमस वर्ड्स यूज़ किए होंगे, वो आपको लोकेट करना होगा, वहीं पे आंसर होगा। राइटिंग में आपको टॉपिक के बारे में आइडियाज़ कलेक्ट करके थोड़ी-सी प्लानिंग करनी होगी 5 मिनट्स के लिए, ताकि आपको एग्ज़ैक्ट पता हो कि आपका टॉपिक सेंटेंस क्या हो। कौन-कौन से पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे, पॉइंट्स को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो इ अगर आपने प्लानिंग थोड़ी-सी कर ली 5 मिनट्स में, तो आपके पास एक रोड मैप तैयार हो गया। वो रोड मैप या वो जीपीएस की तरह आपको हेल्प करेगा कि हमें कहाँ स्टार्ट करना है, कौन से पॉइंट को मेंशन करना है, उसके एग्ज़ाम्पल्स क्या देने हैं या किस तरह से फिर कंक्लूड करना है। जब आपको लगे कि मेरी तैयारी थोड़ी-सी हो गई है, तो आप लिसनिंग या रीडिंग को करें और फिर देखें आपका स्कोर कितना आता है। यू कैन ईज़िली डू इट क्योंकि आपको पता है हर एक करेक्ट आंसर का एक पॉइंट होता है। तो जब आपकी लिसनिंग और रीडिंग की थोड़ी-सी तैयारी हो जाए, तो पूरी लिसनिंग का टेस्ट करें और फिर आप देखें कि कितना स्कोर आपका रीडिंग का भी उसी तरह से करें। रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग का मामला थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आपके स्पीकिंग को चेक करना मुश्किल है। या तो आप रिकॉर्डर में आप उसको रिकॉर्ड करें और फिर आप देखें क्वेश्चंस रख के और उसका रिस्पॉन्स देखें कि आपकी स्पीकिंग कितनी डेवलप हुई, कितनी अच्छी है या क्या-क्या प्रॉब्लम है। या फिर कोई एक्सपर्ट है जिसको जानते हैं या आपके कोई फ्रेंड जिसको अंग्रेज़ी आती है, वो आप उनको क्वेश्चन दें, अब वो क्वेश्चन पूछे और आप प्रैक्टिस करें, फिर देखें उनका क्या फीडबैक है। राइटिंग भी आप टॉपिक्स लेकर के लिखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज़ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। उसके बाद अगर कोई आपके दोस्त हैं जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है, उससे चेक करवाएँ या फिर कोई इंग्लिश टीचर जिसको जानते हैं या कोई एक्सपर्ट जो आपको फीडबैक दे सके, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ताकि आप और भी इम्प्रूव कर सकें। उससे बहुत हेल्प मिलेगा। जब आपने 3-4 महीने अच्छे से तैयारी कर ली, तो आपको लगता है कि सारे आपको टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़, स्पीड ये सब जनरल चीज़ें आपकी बढ़ चुकी है, तो फिर आप लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का एक साथ एग्ज़ाम कंडीशन में आप घर पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप गिवन टाइम में आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और स्पीकिंग के लिए अलग से आप रिकॉर्डर पे या किसी फ्रेंड जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी उसके सामने या कोई टीचर जिसको जानते हैं वो हेल्प करने को तैयार हो, उनके सामने बोलें और फिर देखें कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। आखिरी पॉइंट ये है कि अगर आप किसी आइल्स के ट्यूटर को जानते हैं, पता है कि वो अच्छा है या किसी इंग्लिश टीचर जिसको आप जानते हो,
वो हेल्प आपको कर सकते हैं, उसे आइल्स की जानकारी हो या कोई स्कूल जो फॉर्मली जॉइन कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यू नहीं है, तो आप कर सकते हैं, वरना इंटरनेट पे भी बहुत कुछ है, जिससे आप हेल्प कर सकते हैं। तो अगर इन सब पॉइंट को आप ध्यान में रख कर के आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं, आई एम श्योर यू विल डू वेल एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। अब आइल्स के दूसरे वीडियो में फिर जल्दी ही मुलाकात होगी।